हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आपका अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 3 धातु तथा अधातु के बारे में पढ़ने वाले हैं। और यह चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए आज हम इस चैप्टर को एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि धातु तथा अधातु होता क्या है, ठीक है। तो पहला क्या है, धातु है, ठीक है। तो धातु क्या होता है तो आप सभी लोग जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं, 9th में पढ़े होंगे। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं, ठीक है। क्या होता है धातु? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। जैसे मैंने लिया है, कॉपर हो गया, सोडियम हो गया आदि, अर्थात और बहुत से हो सकते हैं धातुएं, ठीक है। तो दो से तीन आपको लिख देना है। जैसे मैंने लिखा है, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,1, क्योंकि जानते हैं सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 11 होता है, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,8,1 हो जाएगा। अब ये कैसे इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और कैसे धनायन बनाते हैं? किसी के वाह्य कोश में अगर उसके अष्टक को पूरा करने के लिए, वाह्य कोश में जैसे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, पता है, 2, 8, 18, 32 आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर 2,8,1 है, ठीक है। तो इसका तो देख रहे हैं दूसरे स्टेप में 8 इलेक्ट्रॉन तो पूर्ण है, लेकिन तीसरे में एक और आ गया है। तो बताइए, तीसरा पूर्ण करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। तो ये क्या 7 इलेक्ट्रॉन लेगा या 1 इलेक्ट्रॉन देगा? तो इसके लिए क्या सही हो सकता है? जो चीज़ें सही होगी वही इसे करना होगा। तो आप लोग बताइए, 7 इलेक्ट्रॉन लेकर इसे कर्ज में डूबना सही होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा वह इसके लिए सही होगा? तो सिंपल सी बात है, अगर वह 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे देता है तो वह इसके लिए सही होगा, न कि 7 को लेकर ये कर्ज में डूब जाए। इसीलिए क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व को दे देता है, ठीक है, जिसको ज़रूरत होती है, जिसके साथ यह क्या करता है, यौगिक बनाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन यह दे देगा। और जब भी कोई धातु किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, जब भी कोई चीज़ मतलब इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर कौन सा आयन आ जाता है? तो धन आयन आ जाता है। इसी प्रकार जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, किसी से लेता है तो उसके ऊपर कौन सा आयन आ जाता है? तो ऋण आयन आ जाता है। और धातु की डिफिनीशन क्या है? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, यानी अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को देकर धनायन बनाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर दूसरे को देंगे तो धनायन ही बनाएंगे। तो इस प्रकार हमारा जैसे हो गया सोडियम, सोडियम में होता है 2,8,1, तो ये क्या करेगा, अपने अष्टक को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व को दे देगा। तो जैसे ही देगा इसके ऊपर क्या आ जाएगा, Na होता है प्लस धनायन आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, Na प्लस हो जाएगा, इस प्रकार Na प्लस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। तो धातु का यही डिफिनीशन है कि इलेक्ट्रॉन दे करके, अब जरूरी नहीं है कि प्लस 1 ही इलेक्ट्रॉन देगा, +2 भी दे सकता है, ठीक है। तो ये सब धातु कहलाते हैं। समझ में आया आप लोगों को कि धातु क्या होता है? तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। इसी प्रकार होता है हमारा अधातु, सेम टू सेम उसका उल्टा। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लेंगे और ऋणायन बनाएंगे, सिंपल सी बात है। तो अधातु, अधातु क्या होता है? तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋण आयन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या था कि जो अपना इलेक्ट्रॉन था वह दे करके धन आयन बनाता था, और यह इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो कर्ज में आएगा, कर्ज में आएगा तो इसके ऊपर ऋण आयन आएगा। जैसे मैंने लिया ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन में क्या होता है, 2,6 होता है, लेकिन हमें अष्टक को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इसके वाई कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास 2 ही ऑप्शन होगा, या तो 6 इलेक्ट्रॉन दे दें, केवल हमारे पास 2 ही बचे जो कि पूर्ण होगा, या तो हम 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लें, जिससे हमारे वाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वह 8 हो जाएगा, जो कि पूर्ण हो जाएगा। तो बताइए, 6 देना सही होगा कि 2 लेना सही होगा? तो जाहिर सी बात है 2 लेना सही होगा, क्योंकि इसकी मात्रा कम है। तो हम क्या करेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी तत्व से ले लेंगे, और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे ऑक्सीजन के ऊपर कितना हो जाएगा, -2 आयन हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ऋण आयन आएगा तो वे क्या कहलाएंगे, तो वे अधातु कहलाएंगे। समझ में आया अधातु क्या होता है? तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋण आयन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं, ठीक है। सिंपल सी डिफिनीशन है, कोई बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, इतना लिख देंगे आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे।
तो धातु समझ में आया, अधातु समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके भौतिक गुणधर्म देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं भौतिक गुणधर्म। तो सबसे पहले मैंने लिखा है धातुओं के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, फिर अधातुओं के देखेंगे, फिर इसके रासायनिक गुणधर्म देखेंगे। तो भौतिक गुणधर्म धातुओं का क्या होता है? भौतिक गुणधर्म का मतलब बाहर से देखने पर उसकी क्या क्या विशेषताएं हमें नजर आती है, उसके अंदर क्या क्या खूबियां हैं। ठीक है, तो पहला मैंने लिखा है कि धातु की जो सतह होती है वह चमकदार होती है। ठीक है, अगर आप लोग किसी भी धातु को देखेंगे तो उसकी जो सतह होती है वह चमकदार होती है, मतलब उसके अंदर कोई चमक होती है। ठीक है, और धातु के इसी गुणधर्म को क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि धातुओं की सतह क्या होती है, चमकदार होती है, या धातुओं के भौतिक गुणधर्म हो गया। इसी प्रकार अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि धात्विक चमक क्या होता है, तो आपको लिख देना है कि धातु के इसी गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, तो ये पहला था। दूसरा क्या है, तो धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। यह भी धातुओं की विशेषताएं होती हैं, गुणधर्म होते हैं कि धातुओं को हम क्या कर सकते हैं कि पीट करके हम उसको पतली चादर के रूप में बना सकते हैं, और इस गुणधर्म को हम आघात वर्ध्यता कहते हैं। ठीक है, ये देखिए डिफिनीशन भी आपको याद करते चलना है। आपको भौतिक गुणधर्म न दे करके आपको इसका डिफिनीशन पूछ सकता है कि आघात वर्ध्यता किसे कहते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। धातुओं के इस गुणधर्म को ही आघात वर्ध्यता कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, सोना, चांदी, इन सब को पीट करके हम क्या कर सकते हैं, इनके पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। बहुत लोग देखे भी होंगे। ठीक है, तीसरा क्या है विशेषता इसकी, तो धातुओं को पतले तार के रूप में भी खींचा जा सकता है। ठीक है, और इस क्षमता को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। यहाँ से तीन डिफिनीशन आपको पता चला, धात्विक चमक, आघात वर्ध्यता और एक तन्यता। तन्यता क्या होता है, धातुओं को पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है, और इसके इस क्षमता को तन्यता कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा। तो देखिए आपके पेपर में क्या हो रहा है, अगले बार से 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से भी बन सकते हैं कि ऐसा कौन सा धातु है जिसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, तो सोना ऐसा धातु है जिसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। और मैंने जितना भी नोट में लिखा है उसको तो और ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, जैसे मैं नोट में क्या लिखा गया है कि 1 ग्राम सोने से 2 किमी लंबा तार बनाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए। ठीक है, क्या लिखा है, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो आगे कुछ और डिफिनीशंस हैं। जैसे लिखा गया है कि जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम ध्वनिक कोष्ठक में सोनोरस कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्वनिक कोष्ठक में सोनोरस कहते हैं। तो इसको भी आपको याद कर लेना है। आपके लिए एक प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप सोच कर बताइएगा। प्रश्न है कि स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनी होती है, और इसका जो आंसर मिलेगा इस डिफिनीशन से ही मिलेगा जो यहाँ से लिखा गया है, इस पर ही आधारित होगा। स्कूल की जो घंटी होती है वह धातु की क्यों बनी होती है, आपको इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। यहाँ तक हमने क्या पढ़ा था, धातुओं के भौतिक गुणधर्म, धातुओं के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम लोग पढ़ेंगे अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, यानी अधातुओं की क्या विशेषताएं होती हैं, उनके अंदर क्या खूबियां होती हैं। तो पहला है, अधातु जो होते हैं विद्युत की कुचालक होती हैं। कुचालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो अधातुएं विद्युत की कैसी होती हैं, कुचालक होती हैं। दूसरा पॉइंट है, अधातुओं में कोई भी विशेष चमक नहीं होती है। धातुओं में विशेष चमक होता है लेकिन अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है। तीसरा पॉइंट है, अधातुओं के जो घनत्व होते हैं सामान्यतया कम होते हैं। ठीक है, अधातुओं के जो घनत्व होते हैं सामान्यतया कम होते हैं। तो ये सब क्या था, ये अधातुओं के भौतिक गुणधर्म था। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है, अधातुओं के जो घनत्व होते हैं वह सामान्यतया कम होते हैं। तो आपको याद कर लेना है, 3 गुणधर्म बहुत हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नोट में एक चीज़ लिखा हुआ है, मैंने अभी बोला है कि जितना भी चीज़ नोट में लिखा गया है उसको आप और अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। मैंने क्या लिखा है नोट में,
तो नोट में यहाँ पर लिखा गया है कि आयोडीन जो होता है अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कर दिया, इसका विरोध कर दिया अधातु का। हमने अभी बताया कि अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर इसका विरोध कर दिया कि आयोडीन जो होता है अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। तो यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है कि ऐसा कौन सा अधातु है जिसमें चमक होती है या जो चमकीला होता है, तो वह होता है आयोडीन। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। समझ में आया अधातु? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? धातु पढ़ लिया, अधातु पढ़ लिया, धातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़ लिया और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़ लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म का मतलब होता है उनके बीच रिएक्शन कैसे होता है। अगर धातु की अभिक्रिया अन्य चीज़ से कराएं तो हमें क्या प्राप्त होगा, अधातु की अभिक्रिया अन्य चीज़ से कराएं तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो ये सब चीज़ें हमें पढ़ना है, मतलब अंदर की चीज़ें कैसी होती है, अंदर वो कैसे अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो मैंने पहला हेडिंग लिखा है कि धातुओं की जब अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है, जब धातुओं की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है तब हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जब धातु में जल मिलाया जाता है, यानी धातु की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है, तो हमें धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्राप्त होता है, यानी हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। तो जब भी धातु की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है तो हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है, प्लस में हाइड्रोजन प्राप्त होता है। अथवा मतलब दूसरा भी प्राप्त हो सकता है, जैसे धातु की अभिक्रिया जल से ही कराई जाती है तो धातु हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन भी प्राप्त हो सकता है। मतलब धातु ऑक्साइड भी कहीं कहीं प्राप्त होगा और कहीं कहीं धातु हाइड्रोक्साइड भी प्राप्त होगा। तो आपको पता होना चाहिए। अभी मैं रिएक्शन भी आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब सोडियम धातु ही होता है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया है कि जिस पे भी धन आयन होगा वह धातु होता है। तो इसमें क्या लिखा गया है, तो इसमें लिखा गया है कि जब Na, यहाँ पर देखिए 2Na लिखा गया है, 2H2O लिखा गया है, तो इसको मैंने संतुलित करके समीकरण को लिखा है। अगर संतुलित समीकरण होता है तो उस पर नंबर मिलने के पूरे चांस होते हैं और आपको संतुलित समीकरण ही लिखना है। तो यहाँ पर जब ध्यान दीजिए, जो यहाँ पे सोडियम धातु है और धातु की अभिक्रिया H2O यानी जल से कराया जा रहा है, तो यहाँ पर हमें मिल गया NaOH। इसको हम क्या पढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, धातु हाइड्रोक्साइड मिल गया प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और जैसे ही नीचे वाला अभिक्रिया देखते हैं, Al भी हमारे पास धातु है, क्योंकि Al के पास कितने आयन होते हैं, तो +3 आयन होते हैं। और जब Al की अभिक्रिया H2O यानी कि जल से कराई जाती है तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया Al2O3। ठीक है, Al2O3 जो कि क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो कि हमें धातु ऑक्साइड मिल गया। तो धातु ऑक्साइड भी मिल सकता है, धातु हाइड्रोक्साइड भी मिल सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर Al की अभिक्रिया H2O से कराते हैं तो आप AlOH कर दें, क्योंकि हम तो पढ़े थे कि धातु हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो नहीं, धातु ऑक्साइड भी प्राप्त होता है, धातु हाइड्रोक्साइड भी प्राप्त होता है। वे अलग अलग तत्वों पर निर्भर करता है। किसी तत्व की अभिक्रिया कराने पर, मतलब धातु की अभिक्रिया कराने पर जल से हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और किसी में धातु की अभिक्रिया जल से कराने पर धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, और बाद में हाइड्रोजन गैस तो निकलता ही है। तो ये था धातुओं के रासायनिक गुणधर्म जब धातु की अभिक्रिया हम जल से कराते हैं। अब यहाँ पर नोट में कुछ चीज़ें लिखी हुई है, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो नोट में पहला है कि एल्यूमिनियम आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं न तो शीतल जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन बनाती हैं। ध्यान देना है कि एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, कौन कौन सी, एल्यूमिनियम, तीसरा आयरन यानी कि Fe, जिंक यानी कि Zn, ये तीनों जो धातुएं होती हैं न तो शीतल जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। हमेशा ध्यान देना है कि ये भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन बनाती हैं। ठीक है, ये भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नोट नंबर दूसरा है कि लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। ये धातुएं होते हुए भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। यहाँ पर भी विरोध किया जा रहा है। जहाँ पर भी विरोध होता है वहाँ से MCQ बनने के 99% चांस होते हैं। तो लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो अगली हेडिंग है धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। अभी हमने पढ़ा था धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, ये भी रासायनिक गुणधर्म ही हैं धातुओं के। तो धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो यहाँ पर लिखा गया है कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ध्यान देना है कि जब भी कोई भी धातु अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वह उसके संगत लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। यहाँ पर रिएक्शन भी दिया गया, धातु प्लस तनु अम्ल गिव्स लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर रिएक्शन है, जब Na हम धातु ले लेते हैं और इसकी अभिक्रिया HCl से कराते हैं, अम्ल से कराते हैं, तो हमें इसका संगत लवण NaCl, ठीक है, और प्लस में हाइड्रोजन गैस H2 प्राप्त होता है। ठीक है, तो जब भी किसी धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं तो हमें लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। तो ये था धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगली हमारी रासायनिक अभिक्रिया है धातुओं का वायु में दहन। ठीक है, धातुओं का वायु में दहन मतलब जब हम किसी धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं यानी वायु से कराते हैं, वायु मतलब गर्म करते हैं, दहन का मतलब वायु मतलब वातावरण में वायु भी होना चाहिए, साथ में उसको हम गर्म कहते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम धातु की अभिक्रिया दहन करते हैं मतलब धातुओं का, तो हमें क्या प्राप्त होता है, धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पे केवल क्या प्राप्त होता है, तो धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हैं, अगर हम कॉपर धातु लेते हैं और इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन यानी O2 से कराते हैं तो हमें CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो ये था धातुओं का वायु में दहन, मतलब जब भी किसी धातु का हम वायु में दहन करते हैं तो हमें उसका ऑक्साइड प्राप्त होता है उस धातु का। ठीक है, अगली हेडिंग है अब हमारा क्या है, आगे हमें क्या पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है उभयधर्मी ऑक्साइड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी जा चुका है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। तो पढ़िए एक बार इसको। तो लिखा गया है कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। कुछ समझ में आया? ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने लिया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और इसकी अभिक्रिया कराया जा रहा है, पहले हम अम्ल से कराते हैं, तो अम्ल से कराते हैं तो AlCl3 यानी यहाँ पर भी हमें लवण ही प्राप्त हो रहा है प्लस H2O यानी कि जल प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया NaOH यानी कि क्षार से कराते हैं तो यहाँ पर भी हमें NaAlO2 यानी सोडियम एल्यूमिनेट लवण प्राप्त हो रहा है और प्लस में जल प्राप्त हो रहा है। तो दोनों से एक ही चीज़ प्राप्त हो रही है, मतलब अगर अम्ल से भी कराते हैं तब भी लवण तथा जल प्राप्त हो रहा है और अगर क्षार से भी कराते हैं तब भी लवण तथा जल प्राप्त हो रहा है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उभयधर्मी। उभय का मतलब दोनों, तो यही होता है उभयधर्मी ऑक्साइड, मतलब ऐसा ऑक्साइड जो अम्ल से भी अभिक्रिया करे, क्षार से भी अभिक्रिया करे और दोनों से एक ही चीज़ प्राप्त करे, लवण प्राप्त करे तथा जल प्राप्त करे। ठीक है, तो ये होता है उभयधर्मी ऑक्साइड। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं और आप इसका रिएक्शन देख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई है, एक प्रकार से नोट में ये लगता है, अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। सही बात है, अधिकांश जो धातु ऑक्साइड होते हैं वह जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ ऐसे भी धातु होते हैं, धातु ऑक्साइड होते हैं जो जल में घुल करके क्या बनाते हैं, तो क्षार बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिया है सोडियम ऑक्साइड प्लस अगर इसकी अभिक्रिया जल से कराते हैं यानी जल में इसको घोल देते हैं तो यहाँ पर NaOH यानी कि हमें क्षार प्राप्त हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसी प्रकार अगर K2O लेते हैं पोटेशियम ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया जल से कराते हैं तो हमें KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अर्थात क्षार प्राप्त होता है। अब देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है K2O, ठीक है, तो ये जो 2 रहेगा ये K के नीचे रहेगा, इस प्रकार आपको लिखना है K2O। तो ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आगे अगर रहेगा, किसी तत्व के आगे रहेगा तो सही है, लेकिन अगर तत्व के आगे गिनती लिखा गया है तो वो उसके नीचे रहेगा। जैसे यहाँ पे 2NaOH लिखा गया है, सही है, 2KOH लिखा हुआ है, सही है, लेकिन यहाँ पर Na2O जो लिखा गया है यह इस प्रकार रहेगा, Na2 नीचे रहेगा फिर O रहेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो अगला हमारा हेडिंग है सक्रियता श्रेणी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सक्रियता श्रेणी, आपको पूरी सक्रियता श्रेणी भी याद होनी चाहिए और अगले वीडियो में मैं इसको याद करने का ट्रिक भी आपको बता दूंगा। तो क्या होता है सक्रियता श्रेणी,
तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही क्रम का मतलब घटते हुए क्रम में, ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यही होता है सक्रियता श्रेणी। सबसे पहले क्या होते हैं, सबसे अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व, फिर उसके बाद उससे कम मतलब घटते हुए अभिक्रियाशील वाले तत्व, फिर सबसे कम अभिक्रियाशीलता वाले तत्व। तो इसको सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। इसमें धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर इनको रखा हुआ है अवरोही क्रम में। तो आपको इसको याद कर लेना है। अगर नहीं याद हो रहा है तो मैं अगले वीडियो में इसका ट्रिक बता दूंगा याद करने का, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी क्या था, तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अगली हेडिंग है हमारा आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। अब आयनिक यौगिक क्या होते हैं, तो आयनिक यौगिक का मतलब होता है कि किसी भी ऐसा यौगिक जो आयनों के मतलब आयनों के द्वारा जुटे हों, ठीक है, जो आयनों के द्वारा जुड़े हुए हों। जैसे हमारे पास हो गया NaCl, तो ये क्या करते हैं, Na के पास जो प्लस आयन होता है वो Cl को देता है, और Cl मतलब आयन की साझेदारी करते हैं, उसके द्वारा जो यौगिक बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। तो आयनिक यौगिकों के गुणधर्म पहला क्या है, तो पहला है आयनिक यौगिकों में आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है, और ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। इनके आयनों के बीच जो आकर्षण बल होता है बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं, ठीक है। आयनिक यौगिक जो होते हैं वह ठोस होते हैं एवं कठोर भी होते हैं। तीसरा है ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं, ठीक है। MCQ में पूछ सकता है कि आयनिक यौगिक की जो प्रकृति है वह कैसी होती है, तो ये भंगुर होते हैं, ठीक है। तो ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं। और चौथा है आयनिक यौगिकों का जो गलनांक होता है एवं क्वथनांक होता है बहुत अधिक होता है, ठीक है। आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक कितना होता है, तो बहुत अधिक होता है। एक बार फिर से, आयनिक यौगिकों में आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है, आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं, ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं, और आयनिक यौगिकों का जो गलनांक एवं क्वथनांक होता है बहुत अधिक होता है। तो ये था आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, अर्थात आयनिक यौगिकों की विशेषताएं। अब हम कुछ डिफिनीशंस पढ़ लेते हैं। जैसे पहला है खनिज। खनिज क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, एक एक दो दो नंबर का पूछ लिया जाता है। तो प्रकृति में धातु तथा उसके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। बहुत ही सरल डिफिनीशन है। प्रकृति में धातु तथा उसके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, कोयला हो गया, NaCl हो गया, ये जिस रूप में पाए जाते हैं उसको हम खनिज कहते हैं। मतलब जब उसको कुछ भी नहीं किया जाता है, जैसे ये मिल गए तो वो उसको खनिज कहा जाता है। बस इतना सा समझ लीजिए, ठीक है। अब उसको जब उसको करेंगे मशीनरी द्वारा, उसको ठीक करेंगे मतलब बदलेंगे, उसको शुद्ध करेंगे, तो उसको कुछ दूसरा चीज़ कहेंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं अयस्क। अब अयस्क में क्या होता है कि जिस खनिज से शुद्ध धातु सरलतापूर्वक तथा कम खर्च में व्यवहारिक रूप से प्राप्त की जा सकती है, अयस्क कहलाते हैं। सेम टू सेम जो हमें खनिज मिलता है, और अभी मैंने बताया कि उस खनिज को क्या करेंगे कि जब हम शुद्ध कर देते हैं, ठीक है, और उसको शुद्ध करके हम जो धातु प्राप्त करते हैं, अगर सरलतापूर्वक और कम खर्च में व्यवहारिक रूप से जो प्राप्त करते हैं जिस धातु को, वह अयस्क कहलाता है। तो ये खनिज से ही प्राप्त होता है। खनिज जैसे मिल गया वो खनिज हो गया, और उसको अगर हम किसी प्रक्रिया द्वारा, किसी यंत्र द्वारा शुद्ध कर देते हैं, और शुद्ध करके जो धातु हमें सरलतापूर्वक और कम खर्च में प्राप्त होता है वह अयस्क कहलाता है। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, बॉक्साइड हो गया आदि, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, तो ये सब अयस्क होते हैं, ठीक है। अगला डिफिनीशन है निस्तापन। अब निस्तापन क्या होता है, तो सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम निस्तापन कहते हैं, ठीक है। अगर हम किसी सांद्रित अयस्क को ले लेते हैं और वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे, मतलब उसका जो गलनांक होता है, अगर उस गलनांक के नीचे हम उच्च ताप पर जब उसको गर्म करते हैं, तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको ही हम निस्तापन कहते हैं। जैसे हम CaCO3 ले लेते हैं और इसको गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो प्रक्रिया होती है यही निस्तापन कहलाता है, ठीक है। तो निस्तापन क्या होता है, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे
उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया ही निस्तापन कहलाती है। ठीक है, समझ में आया निस्तापन क्या होता है। अगला डिफिनीशन है भर्जन। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। भर्जन क्या होता है? तो सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर उसकी गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। थोड़ा सा उससे अलग है। उसमें क्या था? वायु की अनुपस्थिति में, इसमें वायु की नियंत्रित मात्रा में, और इसमें अन्य पदार्थों के साथ मिला करके। ठीक है, जैसे अगर हम जिंक सल्फाइड ले लेते हैं और इसमें ऑक्सीजन, ठीक है, मिलाते हैं, यानी वायु की, बोला गया है कि वायु की नियंत्रित मात्रा में, तो ऑक्सीजन का मतलब वायु ही होता है। तो अगर वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं, इसकी अभिक्रिया कराते हैं, के साथ गर्म करते हैं, तो हमें जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। और यह जो समीकरण है यह संतुलित समीकरण है, यानी 2ZnS + 3O2 गिव्स 2ZnO + 2SO2। तो ये जो क्रिया होती है, अभिक्रिया जो किया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। ठीक है, सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिला करके उसके गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहा जाता है। समझ में आया भर्जन क्या होता है। अगला डिफिनीशन है प्रगलन। ठीक है, प्रगलन क्या होता है? तो भर्जित या निस्तापित अयस्क में, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा भर्जन और निस्तापन, तो वही दिया है कि भर्जित या निस्तापित अयस्क में, मतलब उसके द्वारा जो अयस्क प्राप्त होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि अगर उचित गालक अथवा कोक मिलाकर, गालक क्या होता है नीचे पढ़ेंगे, उचित गालक अथवा कोक मिलाकर बने मिश्रण को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है प्रगलन, जो भर्जन से प्राप्त हुआ हमारे पास अयस्क और निस्तापन से जो प्राप्त हुआ अयस्क, उन दोनों को लेकर के उसमें हम क्या करते हैं? गालक या कोक मिला दें, और उसके द्वारा जो मिश्रण बने उसको वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं, तो इस प्रक्रिया को ही प्रगलन कहते हैं। ठीक है, सारे डिफिनीशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला डिफिनीशन है गालक तथा धातुमल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है पेपर में। तो गालक क्या होता है? वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके इन्हें सरलता से गलाकर अलग होने वाले पदार्थ को दूर कर देते हैं, गालक कहलाते हैं। बस आपको पढ़ते ही समझ में आ जा रहा है, इसमें समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ही बोल दिया, क्या लिखा है कि वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके इन्हें सरलता से गलाकर अलग होने वाले पदार्थ को दूर कर देते हैं, गालक कहलाते हैं। मतलब गालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ होती हैं, उन्हें गला देते हैं और गला करके उनको उस पदार्थ से अलग कर देते हैं, बस यही गालक कहलाते हैं। ठीक है, तथा गालक के साथ सरलता से गलकर अलग होने वाले पदार्थ को धातुमल कहते हैं। और गालक जो होता है, अगर उसके साथ कोई पदार्थ गल करके अलग हो रहा है तो उसको हम धातुमल कहते हैं। ठीक है, तो गालक क्या होता है, धातुमल क्या होता है, पता चल गया। लास्ट हमारा डिफिनीशन है संक्षारण, जो कि आप चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़े होंगे। संक्षारण क्या होता है? तो जब धातु, ठीक है, जब धातु जल कामा वायु अथवा किसी अन्य पदार्थ से प्रभावित होती है तो धातु संक्षारित कहलाती है। बस सिंपल सा डिफिनीशन है। जैसे अगर कोई छड़ है, अगर उसको हम वायु में रख देते हैं, मतलब बाहर रख देते हैं अपने छत पे या कहीं बाहर, और क्या होता है, वह कुछ समय बाद क्या होता है, वह जो छड़ होता है उसमें जंग लग जाती है। तो वही लिखा है कि जब भी कोई धातु जल वायु अथवा किसी अन्य पदार्थ से प्रभावित हो जाती है तो वायु संक्षारित हो जाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना, वही बात है, अगर किसी लोहा को बाहर रख देते हैं तो अगर बरसात होती है, ठीक है, वायु के संपर्क में है, तो वह कुछ समय के बाद क्या होगा कि उसके अंदर जंग लग जाएगा। तो वही उसी को हम कहते हैं कि धातु जो है हमारा संक्षारित हो गया है, यानी उस पर जंग लग गया है, तो ये होता है संक्षारण। और अगर हम संक्षारण को बचाना चाहें, संक्षारण से बचाना चाहें, मतलब जंग लगने से अगर किसी चीज़ को बचाना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये लिखा गया है कि लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए पेंट, स्नेहक, टीन प्लेटिंग तथा क्रोमियम प्लेटिंग आदि विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि उस पर जंग लगने से उसको रोक सकते हैं। ठीक है, उसको जंग से बचा सकते हैं कि उस पर जंग न लगे। तो लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए पेंट, स्नेहक, टीन प्लेटिंग तथा क्रोमियम प्लेटिंग आदि विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। तो ये था संक्षारण। समझ में आया संक्षारण क्या होता है? तो जब धातु जल वायु अथवा किसी अन्य पदार्थ से प्रभावित होती है तो धातु संक्षारित कहलाती है तथा इस घटना को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, अगर हम संक्षारण से बचाना चाहें तो लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए
पेंट, स्नेहक, टिन प्लेटिंग तथा क्रोमियम प्लेटिंग आदि विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। तो ये था हमारा संचारण। बस चैप्टर में इतना ही हमें पढ़ना था। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आप समझिए आपका जो तीसरा नंबर चैप्टर है धातु तथा अधातु वह पूर्ण रूप से क्या है, तैयार है। ठीक है, और अब आप अच्छे नंबर लाने के लिए भी तैयार हैं अगर इतना आपको आ गया। ठीक है, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्लास 10th की हर सब्जेक्ट की पूरी तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।